गवर्नर रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इनके अलावा 12 राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने चिट्ठी लिखकर अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी। वहीं राजस्थान के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल बनाए गए हैं। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल के रूप में काफी चर्चित रहे हैं। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलरकर को अब बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। साथ ही पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इन बदलावों को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। तुर्की में विनाशकारी भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तुर्की में 24,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 80,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं अगर सीरिया की बात करें तो यहाँ पर 5,000 से ज्यादा लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। वहीं घायलों की तादाद भी 5,000 के ऊपर पहुँच चुकी है। वहीं तुर्की से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर किसी की आंखें गमगीन हो गयी। राहत कर्मियों ने एक 7 महीने की बच्ची का रेस्क्यू किया। बच्ची को मलबे से करीब 139 घंटे बाद निकाला गया। बचाव दल जब मलबे में लोगों को तलाश रहा था तभी इस बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। इस बीच भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि भूकंप की चपेट में आने से एक भारतीय की भी मौत हुई है। इसकी पहचान विजय कुमार के रूप में हुई। भारतीय नागरिक का शव तुर्की में कई भूकंपों के आने के कुछ दिन बाद एक होटल के मलबे से मिला है। भारतीय दूतावास से मिली जानकारी के मुताबिक अभी भी तुर्की में करीब 3,000 भारतीय मौजूद हैं। यूएन के अधिकारी का कहना है कि जैसे जैसे मलबा हटेगा और ज्यादा शव बरामद होने की संभावना है। इस एक्सप्रेस वे पर अब फर्राटे से गाड़ियां दौड़ेंगी। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इससे न सिर्फ सफर आसान होने वाला है बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर भी साबित होगा। इसकी कुल लंबाई करीब 1,390 किलोमीटर है। पीएम मोदी आज इस एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट के बीच इस खंड से दिल्ली से जयपुर की यात्रा आसान हो जाएगी। यानी जिस जयपुर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते थे उससे अब 2 से 3 घंटे के बीच तय किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेस वे के पूरे होने के बाद दिल्ली से मुंबई तक का सफर 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। 8 लेन वाला ये एक्सप्रेस वे देश का पहला एनिमल पास और स्ट्रेचर हाईवे है जहां जरूरत पड़ने पर इसे 12 लेन में किया जा सकता है। इसे जर्मन तकनीक से बनाया गया है और अगले 50 साल तक कोई टूट फूट नहीं होगी। एक्सप्रेस वे के पूरे होने पर फ्यूल की खपत में 32 करोड़ लीटर की कमी आएगी। ये एक्सप्रेस वे 6 राज्यों से गुजरेगा। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के 34वें अधिवेशन का आज अंतिम दिन है। जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन के अंतिम दिन कई अहम फैसले होने की संभावना है। शनिवार को मदनी ने कहा कि इस्लाम बाहर मुल्क से आया कोई मजहब नहीं है। मदनी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से कोई धार्मिक मतभेद नहीं है बल्कि वैचारिक मतभेद है। हमें सनातन धर्म से कोई शिकायत नहीं है लेकिन आपको भी इस्लाम से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है। हमें सनातन धर्म के फरोग से कोई शिकायत नहीं। आपको भी ध्यान कीजिएगा, आपको भी इस्लाम के फरोग से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वहीं इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताने पर बीजेपी मदनी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि मदनी मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने को क्यों नहीं कहते। जाहिर है अंतिम दिन के बाद जो भी फैसला होगा उसको लेकर सियासी हलकों में चर्चा होना तय है। कर्नाटक के पुतूर में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर कर्नाटक को एटीएम के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि टीपू सुल्तान में विश्वास रखने वाली कांग्रेस कर्नाटक के लिए ठीक नहीं है। राष्ट्रभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी और गांधी परिवार के लिए कर्नाटक को अपना एटीएम बनाने वाली भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी, दोनों के बीच में किसकी सरकार बननी चाहिए? जोर से बोले, किसकी बननी चाहिए? कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्य को रिहा कर दिया था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस संगठन पर बैन लगा दिया। कांग्रेस वालों ने
पीएफआई के 1700 लोगों को छोड़ने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अडानी मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में बहुत अहंकार आ गया है, लेकिन अहंकार किसी का नहीं टिकता। प्राइम मिनिस्टर को अहंकार आया है और जो अहंकार की बात कर रहे हैं वो बड़ा नुकसानदायी देश के लिए है। इसीलिए संविधान को बचाना और जनता के हित में काम करना किसी एक व्यक्ति के हाथ में है। सत्ता और पैसा दोनों नहीं देना चाहिए। खड़गे ने गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को गिराने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी उन राज्यों में भी तोड़फोड़ की कोशिश करती है जहां उनकी गठबंधन की सरकार चल रही है और हर राज्य में पार्टियों को तोड़फोड़ करना, कोएलिशन गवर्नमेंट को गिराना, और वो काम यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी और हिंदू संगठनों के निशाने पर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर भी स्वामी प्रसाद के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम पर टिप्पणी करने वाला सनातनी और समाजवादी नहीं हो सकता। भगवान के खिलाफ ऐसे बयान देने वालों का विरोध करता रहूंगा। रामचरितमानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं तो उस जनसेवा में हमारी की गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा पहले से ही जेल में है और अब उनकी बहू निखत को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। निखत को प्रोटोकॉल तोड़कर चित्रकूट जेल में अपने शौहर अब्बास अंसारी के मिलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि निखत कुछ दिनों से जेल प्रोटोकॉल तोड़कर अपने पति से रोज कई घंटे मुलाकात करती थी। मामले की जानकारी मिलने पर जेल में छापा मारा गया और निखत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। वहीं जेलर और डिप्टी जेलर और कांस्टेबल समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनको अरेस्ट करके 487 कुछ नॉन अवेलेबल ऑफेंस थे, उस पर इन्होंने यहाँ पे भेजा है रिमांड, जो कि हम समझते हैं रिमांड एक्सेप्ट हो जाएगी। हम लोगों ने बेल को ग्रांट करने के लिए कहा, बीइंग ए लेडीज़, क्योंकि वो लेडीज़ हैं। ऑफेंस जो भी हुआ था वो जेल के अंदर हुआ था। वहीं जेलर और डिप्टी जेलर और कांस्टेबल समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला T20 वर्ल्ड कप में आज सबसे बड़ा मुकाबला होगा। केप टाउन में भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी। शाम 6:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। 2 पड़ोसी देशों के बीच ये मुकाबला केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा। मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी। वहीं बिस्मा मारूफ पाकिस्तान टीम की कमान संभालेंगी। पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। उप कप्तान स्मृति मंधाना उंगली की चोट के चलते इस मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगी और उनका बाकी के मैचों में खेलना भी फिलहाल पक्का नहीं है। स्मृति मंधाना के बाहर होने के चलते बल्लेबाजी में कप्तान हरमनप्रीत पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। हाल ही में अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली शेफाली वर्मा भी पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकती हैं। वहीं जेमिमा रोड्रिग्स से भी अच्छी पारी की उम्मीद है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दबदबे को लगातार चुनौती दे रही है, जबकि पाकिस्तानी महिला टीम कुछ खास नहीं कर सकी है। अभी अमेरिका का चीन के साथ बैलून को मार गिराने का विवाद चल ही रहा था कि एक और खबर से तनातनी बढ़ सकती है। यूएस फाइटर जेट ने एक संयुक्त अभियान में शनिवार को कनाडा के ऊपर एक अज्ञात ऑब्जेक्ट को मार गिराया। उत्तरी कनाडा में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया था, जिसके बाद वहां के सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया।
फिलहाल संदिग्ध वस्तु की जानकारी जुटाई जा रही है। ये जानकारी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्विटर पर शेयर की। ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट को मार गिराने का आदेश दिया था। हालिया खुफिया हवाई घुसपैठ का ये ताजा मामला है। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका के आसमान में कई संदिग्ध ऑब्जेक्ट देखे जा चुके हैं। अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि संदिग्ध ऑब्जेक्ट कैसा था। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने बताया कि संदिग्ध ऑब्जेक्ट 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इससे फ्लाइट्स के लिए खतरा पैदा हो गया था।